तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका फ्यूचर कोर्स क्लास में। तो हम लोग का जो मुहिम चल रहा था 75 दिन में 450 नंबर पार कराना, ये क्रैश कोर्स पूरे बिहार में फ्री है। तो आप लोगों को यह जुनून चाहिए, आप लोगों में यह जुनून चाहिए, आप लोगों को यह मोटिवेशन चाहिए कि इस क्लास को जो है जितना शेयर कर सकें और अपने घर पर जो है लगातार पढ़ाई करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। पढ़ाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब की बार जो है 450 पार जरूर आपको लाना है, बिहार टॉपर बनाएंगे हम आपको। तो ये 10वीं क्लास का क्रैश कोर्स चल रहा है, आप जान रहे हैं। और जितने भी लोग जो जुड़े हुए हैं उन सभी से यही आग्रह है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यू आपका क्लासेस चल रहा है, ठीक। तो आज जो है हम लोग पिछले जितने भी चैप्टर इकोनॉमिक्स का यानी 2 और 3 चैप्टर समाप्त किया। पहले जो हमने एक चैप्टर का क्रैश कोर्स यानी पढ़ा दिया, फाउंडेशन करा, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट चलेगा, ठीक। सब्जेक्टिव जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा गया था एक चैप्टर का, वो सभी हमने सॉल्यूशन करा दिया। अब जो है 2 चैप्टर और 3 चैप्टर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। यानी 2 चैप्टर से ये कितना, 5 चैप्टर, 2 चैप्टर से, ठीक, 2 पार्ट से है। यानी राज्य एवं राष्ट्र की आय से जितना भी क्वेश्चन पूछा है इन सभी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे और आप लोग इससे जरूर कुछ बेहतर सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है क्या कि इसको जो है विस्तारित रूप से लिखना है। किसको? जीडीपी को और डब्ल्यूटीओ। जीडीपी को और डब्ल्यूटीओ को विस्तारित रूप से लिखना है। तो आपको यह पता है जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। यानी इसको जो है हम नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं ताकि आपको जो है इसका पीडीएफ भी दे सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जीडीपी का फुल फॉर्म लिखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म लिखिए और डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म लिखिए। जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और डब्ल्यूटीओ का यानी इसका हिंदी में लिख जाएंगे सकल घरेलू उत्पाद। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म जानिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ठीक, यानी विश्व व्यापार संगठन। हिंदी देखिए विश्व व्यापार संगठन, ठीक। तो ये रहा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है लिखने के लिए, पूछेगा क्या जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म बताइए। इस प्रकार से एनआई का फुल फॉर्म बताइए, नेशनल इनकम। सीपीआई का फुल फॉर्म बताइए। तो जो सीपीआई का फुल फॉर्म होता है प्रति व्यक्ति आय का, यानी जो उसका होता है पीसीआई का पर कैपिटा इनकम। चलिए सेकंड ये हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसको देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। आय से आप क्या समझते हैं? तो आय से आप क्या समझते हैं? यानी कोई भी लोग किसी भी प्रकार का काम करता है, कोई भी हो किसी भी प्रकार का काम करे और उस काम के बदले उसको पैसा मिलना चाहिए,
तो वह जो पैसा मिल रहा है वह उसकी आय कहलाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक काम शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे जो भी धन मिलता है उसे आय कहते हैं। यानी यह जो आय है यह किसी भी रूप में हो सकता है। वह अनाज के रूप में भी हो सकता है, पैसा के रूप में भी हो सकता है, ठीक, वस्तु के रूप में भी हो सकता है। यानी ये आय जो है किसी भी रूप में हो सकता है। क्या जाने आप आय से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करे और उस कार्य के बदले, यानी या तो वह शारीरिक कार्य करेगा या तो वो मानसिक कार्य करेगा, और इस कार्य के बदले उसे जो भी धन मिलता है, जो भी पैसा, जो भी अनाज, जो भी वस्तु मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? 3 वाली क्वेश्चन है। तो लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय PCI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। लिखिएगा कि हाँ, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। अर्थात जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसका नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। ठीक, ऐसा लिखिएगा। क्या लिखिएगा? जब किसी देश के प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो उसका राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है। यानी भारत है तो भारत का अगर प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा तो भारत का विकास कम होगा, लेकिन वहीं भारत का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उस देश का विकास भी अधिक होगा। यही कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो सकल घरेलू उत्पाद 4 नंबर में, यानी ये पूछ रहा है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या बताता है कि एक वर्ष की अवधि में जितना भी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन हो गया, जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो गया तो उसका मौद्रिक मूल्य के मौद्रिक योग को हम GDP कहते हैं। क्या जाने कि GDP क्या है? तो एक वर्ष की अवधि में उस देश में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो गया उसके मौद्रिक योग को हम क्या कहते हैं? उस मौद्रिक योग को हम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय के मापन गणना में आने वाली कठिनाई को लिखिए। यानी राष्ट्रीय आय की मापने के लिए तो आप जाते हैं तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? तो पहली कठिनाई क्या होती है? यानी क्वेश्चन नंबर कौन था? 5 नंबर। यानी पहली जो कठिनाई आती है वो क्या कठिनाई है? तो वह कठिनाई है आपका आंकड़ों को एकत्र करने की। आंकड़ों को एकत्र करने की
कठिनाई। दो में क्या है कि दोहरी गणना का अभाव। दोहरी गणना दोहरी गणना का संभावना, दोहरी गणना की संभावना। और तीसरा में होता है क्या, मूल्य निर्धारित करना। मूल्य निर्धारित करने की कठिनाई। यानी ये जो तीन कठिनाइयां देखिए क्या, पहला कठिनाई क्या है कि आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई। यानी जब कोई व्यक्ति जाएगा आंकड़ा एकत्र करने के लिए, राष्ट्रीय नेशनल इनकम निकालने के लिए, तो उसमें सबसे पहली कठिनाई आएगी कि आंकड़ों को कैसे एकत्र किया जाए। यानी जब आप जाइएगा तो कोई भी व्यक्ति सही नहीं बोलता है कि हमारा इनकम इतना है, हमारे पास इतना धन संपत्ति है, सब कोई कम ही बोलता है। तो ऐसा होगा तो हमारा राष्ट्रीय आय कम आंकड़ा में दिखाई देगा। तो पहला कठिनाई ये हो गया। दूसरा कठिनाई क्या है, दोहरी गणना का संभावना। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं और जगह पर आ रहे हैं, आपका घर बिहार में है, आप दिल्ली में भी रह रहे हैं। तो जब दिल्ली में आपकी गणना चली राष्ट्रीय आय की, तो वहाँ भी आपका गणना जोड़ लिया गया, इनकम जोड़ लिया गया। और एक समय में जब आप बिहार में आए, उसमें बिहार में भी आपका आय को जोड़ लिया गया। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यानी आप जब दिल्ली थे तो वहाँ भी 20,000 दिखा दिए, बिहार है तो वहाँ भी 20,000 दिखा दिए, लेकिन आपका इनकम है 20,000 और इतना यहाँ शो होगा कितना, 40,000। ठीक। और तीसरा में क्या है, मूल्य निर्धारित करने की कठिनाई। मूल्य कैसे निर्धारित करने की कठिनाई है, जैसे फैक्ट्री में जाइएगा तो वहाँ पे कोई और मूल्य है, और वहीं रिटेलर के पास आइएगा तो वहाँ पे दूसरा मूल्य हो जाएगा। तो अगर आप फैक्ट्री के आधार पर मूल्य आंकड़ा निकाल रहे हैं राष्ट्रीय आय की, तो हमारा राष्ट्रीय आय कम दिखाई देगा। और वहीं आप रिटेलर के यहाँ से जो उसके यहाँ जो इनकम हो रही है उससे जोड़िएगा तो हमारा राष्ट्रीय आय अधिक दिखाई देगा। तो ये कठिनाइयाँ 2-3 है। और उसके बाद कह रहा है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। यानी 6 नंबर पे कह रहा है प्रति व्यक्ति आय, यानी PCI पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं। तो आपको बताया क्या गया है, फाउंडेशन क्लास में क्या बताया गया था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलना है। तो देश की जितने भी राष्ट्रीय आय है, देश की जितनी भी राष्ट्रीय आय है उसमें भाग दो किसके, कुल जनसंख्या से। कुल जनसंख्या से भाग देगा तो जो भी प्राप्त होगा तो वह कहलाएगा तुम्हारा PCI, यानी पर कैपिटा इनकम। ठीक। पर कैपिटा इनकम यानी तुम्हारा जितना भी आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग दो, और जो भी तुम्हें प्राप्त होगा वही कहलाएगा पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो देखिए अंतर निकाल दिया जाए। यानी प्रति व्यक्ति यानी PCI और नेशनल इनकम यानी NI, इसमें क्या अंतर है। तो अंतर नंबर 1, सबसे पहले लिखिएगा इसकी परिभाषा। क्या लिखिएगा इसकी परिभाषा की, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या जो भाग दिया जाता है और जो भागफल प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। और नेशनल इनकम क्या है, एक वर्ष की, नेशनल इनकम क्या है, एक वर्ष की किसी देश की कुल कमाई, यानी एक वित्तीय वर्ष। और वह वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है, 1 अप्रैल से 31
मार्च। यानी एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितनी भी इनकम हो गई वह कहलाता है आपका नेशनल इनकम। दूसरा में क्या लिखिएगा, इसमें लिखिएगा यह जो है एक व्यक्ति का इनकम निकलेगा, यानी आय निकलेगा, और यह जो है यह पूरे देश की इनकम निकलेगा। ठीक, इतना लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा। चलिए 7 नंबर हो गया। अब 8 नंबर देते हैं, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। यानी कुछ क्या रहा है, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। यानी अगर आपका आय अधिक है तो आप जो है गरीब नहीं रहे, बट आपका जो आय कम है तो आप गरीब हैं। यानी क्या लिखिएगा कि जब किसी व्यक्ति का आय अधिक होता है तो उसकी गरीबी कम होती है, यानी उसके पास जो है गरीबी नहीं रहती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का आय कम होता है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। यानी आय गरीबी के साथ यही संबंध है। इतना जो है आप लिखिएगा, आपको नंबर मिलेगा। और इतना डिटेल से बता रहे हैं तो थोड़ा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ये बताना मत भूलिएगा कि फ्यूचर फोकस क्लासेस में नए आगाज के साथ यह लॉन्च किया है फ्री क्रैश कोर्स। 1 भी रुपया नहीं, आपके पास पेमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आइए फ्री क्रैश कोर्स कीजिए। अगर आप पटना में हैं तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप पटना से बाहर हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए सब उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, गरीबी की दुष्चक्र की धारणा। यानी गरीबी की दुष्चक्र की धारणा क्या है। यानी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी जो है गरीबी को जन्म देती है। यानी इसका एक दुष्चक्र बनाना है। कैसे, इसके लिए सबसे पहले हम अमीरी को लेकर चलें। इधर एग्जाम्पल में एक ले लेते हैं अमीरी को। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर है, जब वह व्यक्ति अमीर होगा तो उसके आने वाले बच्चे होंगे, उनको जो है शिक्षा अच्छी तरह से मिलेगी। जब इनको शिक्षा अच्छी तरह से मिलेगी तो ये जो कोई ना कोई काम करेंगे, जॉब करेंगे, कोई ना कोई जॉब करेंगे। तो ये जब जॉब करेंगे तो क्या होगा, इनका जॉब से जो इनकम होगा, इनका जॉब से जो इनकम होगा तो यह इनकम भी अधिक होगा। जब इनका इनकम अधिक होगा तो इनके पास गरीबी नहीं रहेगी, यानी ये अमीर रहेंगे। ठीक, तो ये जो था आपका अमीरी का दुष्चक्र था। लेकिन इसी का अपोजिट ले लेते हैं गरीबी। गरीबी क्या है, यानी कोई व्यक्ति गरीब है, जब इसके बच्चे होंगे उनको जो है शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाएगी, यानी शिक्षा उनके पास कम रहेगी। जब इनके पास शिक्षा कम रहेगी तो ये जो भी जॉब करेंगे तो छोटा मोटा जॉब करेंगे जिससे इनकी सिर्फ पेट पाल सके, यानी ये जॉब भी छोटा होगा। और जब ये जॉब छोटा होगा तो इनका इनकम भी कम होगा, यानी इनकी आय कम होगी, तो फिर अगले ये गरीबी में कदम रखेंगे। तो ये गरीबी का एक दुष्चक्र है और यह अमीरी का एक सूचक है। तो यही प्रश्न पूछा है आपका कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है। यानी जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसकी शिक्षा भी कमी होती है, उसका जॉब भी कम होता है, उसका इनकम भी कम होता है और वह फिर गरीबी में होता है। चलिए 10 नंबर देखते हैं, दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। यानी दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं, तो जो आपको प्रश्न इसमें बताए थे राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई, तो यही है दोहरी गणना की कठिनाई।
दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं कि एक ही व्यक्ति का इनकम दो बार जोड़ लिया गया है, यानी एक व्यक्ति का इनकम जो है दो बार जोड़ लिया गया और दो अलग अलग स्थानों पर, उसे कहते हैं दोहरी गणना। ठीक, समझ गए होंगे। तो ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का विकास में क्या योगदान है, चर्चा करें। यानी किसी अर्थव्यवस्था में लघु उत्तरीय यानी ऐसा ही दिया है। ठीक, अभी लघु उत्तरीय में देखिए, दीर्घ उत्तरीय में देखिए कह रहा है क्या, किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का जो विकास के साथ क्या योगदान है, तो इस सिद्धांत में देखते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो उस देश का आय अधिक होगा। जब उस देश का आय अधिक होगा तो वह देश खूब विकास करेगा। वह देश क्या करेगा, विकास करेगा। यानी उसकी विकास दर अधिक होंगी, वृद्धि दर अधिक होंगी। लेकिन जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो उस देश का राष्ट्रीय आय भी कम होगा, और जब उसका राष्ट्रीय आय कम होगा तो वह देश की विकास जो है वह कम होगी, यानी वह देश की विकास कम होगी। तो यही बात को पूछा है आपके प्रश्न नंबर 1 में, दीर्घ उत्तरीय में क्या पूछा है कि प्रति व्यक्ति आय और नेशनल राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है किसी भी देश के विकास में। तो यही योगदान है कि जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है तो उसका नेशनल इनकम भी अधिक होता है, और जब उसका नेशनल इनकम अधिक रहेगा तो वह देश को विकास करेगा। और वहीं जब किसी देश की प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी तो वह देश की इनकम भी यानी नेशनल इनकम भी कम रहेगा और देश का विकास भी कम होगा। ठीक, तो यही आपका संबंध है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं दीर्घ उत्तरीय में, राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, यानी राष्ट्रीय की परिभाषा, इसकी गणना के प्रमुख विधियों की चर्चा कीजिए। यानी इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना कौन कौन सी है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिएगा दीर्घ उत्तरीय में। यानी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है, आपको हमने बताया था एक वित्तीय वर्ष, यानी एक वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष कितना बताया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत होता है, तो ये होता है आपका वित्तीय वर्ष। याद रखिएगा, पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, वित्तीय वर्ष कब से कब चलता है। तो इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितना भी हमारा जो देश है और जितना इनकम किया उन सभी इनकम को जोड़ लेंगे, और जो जोड़ने पर परिणाम प्राप्त होगा वही आपका कहलाएगा नेशनल इनकम। यानी जितनी भी कंपनियां इनकम कर रही है एक वर्ष के अंतर्गत, उन सभी कंपनियों का जो आय है सभी को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा तो वह कहलाएगा आपका नेशनल इनकम। ठीक, अब इसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी गणना की प्रमुख विधियों की चर्चा कीजिए। यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने की कौन कौन सी विधि है, तो इसमें जानिएगा कि नेशनल इनकम की गणना करने की कौन कौन सी विधि है। इसको देखिए, नेशनल इनकम की गणना करने की विधि, तो सबसे पहले विधि है आपका आय गणना विधि। आय गणना विधि। दूसरा में आपका है व्यय गणना विधि। तीसरा में है आपका उत्पादन
गणना विधि। चौथा में है व्यवसाय गणना विधि। और भी है, तो इतना ही लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए क्या है, तो सबसे पहले लिखिएगा कि नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम का परिभाषा बताएं। और राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अनेकों विधि है। तो सबसे पहले आय गणना विधि। अब ये आय गणना विधि क्या कहलाता है, क्या लिखिएगा, जब राष्ट्रीय आय की गणना व्यक्तियों के आय के आधार पर की जाए तो उसे आय गणना विधि कहते हैं। और वहीं व्यय गणना विधि में क्या लिखिएगा, जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के आधार पर किया जाए तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। और उत्पादन गणना विधि में क्या कहिएगा कि जब लोगों की आय की गणना उसके उत्पादन के आधार पर किया जाए तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। और चार में पूछेगा कि व्यवसाय गणना विधि क्या है। तो व्यवसाय गणना विधि जब लोगों का इनकम या जब राष्ट्रीय आय क्या गणना व्यवसाय के आधार पर करते हैं तो उसे व्यवसाय गणना विधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। ये तो चैप्टर 2 का है। उसके बाद प्रवेश करते हैं चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है उसके विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका साख क्या है, यानी साख क्या है। इसको देखिएगा, एक बार पूछ रहा है साख क्या है। इसमें क्या लिखिएगा कि साख एक प्रकार का भरोसा, साख एक प्रकार का भरोसा तथा विश्वास है। यानी जिस व्यक्ति पर हमें जितना विश्वास और भरोसा रहेगा उसका साख जो है उतना ही मजबूत रहेगा। और वहीं जिस व्यक्ति पर जितना भरोसा और विश्वास कम रहेगा उसका साख उतना ही कमजोर रहेगा। यानी साख जो है भरोसा है, और भरोसा करके हम किसी को जो है उधार देते हैं। तो जिस व्यक्ति पर जितना साख रहेगा, यानी अब विश्वास कैसे रहेगा, तो उसकी चुकाने की क्षमता, उसकी इनकम को देखकर, तो जब जिस पर जो है जितना भरोसा रहेगा तो उसका साख यानी उसका उधार उतना ही मजबूत रहेगा। और जिस पर भरोसा कम रहेगा उसका साख कमजोर रहेगा। चलिए अब बात क्या कर रहा है 2 नंबर में, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है। यानी कोई व्यक्ति अपना बचत कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो ये किन बातों से प्रभावित होती है। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो यह जो प्रभावित होती है तो सबसे पहले उसकी आय, दूसरा में उसका व्यय, तीसरा में उसका लक्ष्य, चौथा में है उसके व्यय पर कंट्रोल यानी नियंत्रण, ये जितनी सारी बातें हैं इन्हीं बातों से उसका आय पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसकी बचत पर प्रभाव पड़ता है। यानी उसका आय कितना है, सबसे पहले वह कितना कमाता है, और जो कमाता है तो उसमें से कितना खर्च करता है, तो उसके पास जो है आने वाला भविष्य का क्या लक्ष्य है, वह कुछ लेना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तथा उसका व्यय पर जो है कंट्रोल है कि नहीं, नियंत्रण है कि नहीं, इन सभी बातों से प्रभावित पड़ता है उनकी बचत पर। यदि इस पर उसका कंट्रोल है तो उसका बचत जो है अच्छी तरह से होगा, लेकिन इस पर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसका बचत नहीं होगा। उसके बाद पूछ रहा है मुद्रा का परिभाषित कीजिए। यानी मुद्रा मनी क्या है, यानी मुद्रा जो है वह एक प्रकार का कागज का टुकड़ा है। क्या है, कागज का टुकड़ा, एक प्रकार का कागज का टुकड़ा है जो देश के सरकार से स्वीकृति प्राप्त, देश के सरकार से तथा जनता से, दोनों से स्वीकृति प्राप्त, देश के सरकार तथा जनता से स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए, यानी स्वीकार होना चाहिए।
और इस पर कंट्रोल कौन करेगा? इस पर कंट्रोल करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कहेगा क्या मुद्रा क्या है, तो लिखिए क्या कि मुद्रा एक प्रकार का कागज का टुकड़ा है जो सरकार तथा जनता के स्वीकार से चलते हैं और इस मुद्रा पर जो है आरबीआई का कंट्रोल रहता है। चलिए क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड जो है एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड क्या है? तो एक प्रकार का प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है जिससे जो है हम कहीं भी और किसी भी समय पेमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेमेंट, यानी कोई वस्तु को खरीदे तो क्रेडिट कार्ड से जो है हम तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। और यह जो क्रेडिट कार्ड है यह प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। क्या? प्लास्टिक मुद्रा का रूप है। ठीक, तो क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक का मुद्रा है जिससे हम कहीं भी और किसी भी समय आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बचत क्या है जी? अब बचत यानी सेविंग। हमने क्या बताया था कि आय माइनस व्यय, यानी तुम जितना आय कर रहे हो और तुम्हारा जितना खर्च हो रहा है तो इसके बाद जो बच रहा है तो वह कहलाता है बचत। यानी तुम्हारा इनकम मान लो 20,000 और तुम्हारा व्यय हो गया 15,000, तो तुम्हारा बचत कितना हो गया? 5,000। तो यही समझा रहा है बचत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली, अब देखिए मुद्रा से जो है क्या कहेगा? कौन नंबर में क्वेश्चन देखिएगा? 6 नंबर। यानी मुद्रा से जो है वस्तु का आदान प्रदान, एक और वस्तु है और एक और मुद्रा है, यानी मुद्रा से वस्तु का आदान प्रदान जब होने लगे तो इन सभी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रणाली। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर डर लग रहा है तो आइए फ्यूचर फोकस क्लासेस पर। तो मुद्रा मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो मुद्रा और वस्तु, यानी मुद्रा से वस्तु का लेन देन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? मौद्रिक प्रणाली। यानी जब आप दुकान पर जाते होंगे, पैसा देते होंगे और कोई ना कोई वस्तु खरीदते होंगे तो वही कहलाता है आपका मौद्रिक प्रणाली। अब देखिए एटीएम। एटीएम क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी स्वचालित मशीन। यह एक कंप्यूटरीकृत, यानी यह एक कंप्यूटर पर आधारित कंप्यूटरीकृत आधारित मशीन है जिससे जो है हम कहीं भी और किसी भी समय पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहक को एटीएम से पैसा निकालने के लिए एटीएम कार्ड दी हुई रहती है जिसके माध्यम से वह पैसा का आदान प्रदान कर सकता है। तो जिस मशीन से जो है वह व्यक्ति पैसे का आदान प्रदान करता है वही कहलाता है आपका एटीएम। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? यानी अब जो है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु और वस्तु। देखो जब वस्तु से वस्तु का आदान प्रदान हो, यानी वस्तु से वस्तु का लेन देन हो, वस्तु से वस्तु को खरीदे, तो ये कहलाता है प्रक्रिया आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए अब देखते हैं मुद्रा के उद्देश्य से, मुद्रा के उद्भव से
उपभोक्ताओं को क्या लाभ है, यानी मुद्रा के आविष्कार से, मुद्रा से जो है उपभोक्ता को लाभ। मुद्रा के आविष्कार से जो है उपभोक्ताओं को बहुत लाभ है। पहला लाभ क्या है कि इस मुद्रा को जो है कोई भी व्यक्ति अस्वीकार कर ही नहीं सकता। जो वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए या विनिमय करने के लिए कई घर तक जाना पड़ता था, जैसे आपने कैमरॉन की कहानी दी हुई है, तो वो कहानी जो है यानी वो कठिनाई जो है इस मुद्रा के युग में खत्म। तो उपभोक्ता को सबसे पहले लाभ क्या है, इसे कोई भी इनकार नहीं करेगा। कोई वस्तु खरीदना चाहेगा उपभोक्ता तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। दूसरा में क्या लाभ है, इसे कहीं भी जाने के लिए जो है अधिक बोझ नहीं ढोना पड़ेगा, यानी अब ये बोझ ढोने से बच गया। यानी अब इसके पास है मात्र पॉकेट में पैसा रखेगा और चल देगा। पहले जो है इसको अनाज की बोरी ले जाना पड़ता था। अब क्या लाभ है इसको, इसको लाभ क्या है कि अब मुद्रा के विकास से जो है यह एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस सकता था। यानी उसका बिहार में घर है और वह चाहता है कि हम दिल्ली में जाकर बसें, तो दिल्ली में जाकर वो अपना ज़मीन खरीदेगा और बस जाएगा और यहाँ का जितने भी संपत्ति है इसको बेच सकता है। तो इससे उसको लाभ बहुत हुआ। सबसे पहले कि उसको जो है इनकार करने किसी के पास शक्ति नहीं है, इन सब कुछ स्वीकार करेगा। दूसरा में है कि बोझ ढोने से बच गया, और तीसरा में है वह कहीं भी आने जाने के लिए उससे अधिक धन संपत्ति ले जाने के लिए बोझ नहीं ढूंढना पड़ेगा। 10 नंबर में देखिए चेक और बैंक ड्राफ्ट में क्या अंतर है। चेक और बैंक ड्राफ्ट देखिएगा, चेक और क्या हो गया बैंक ड्राफ्ट। अब इसमें क्या अंतर है, तो अंतर इसमें देखिए, तो ये जो है ये भी एक प्रकार का साख है और यह भी जो है एक प्रकार का साख है। यहां तक कोई अंतर नहीं है। अब इसमें देखिएगा, दूसरा में क्या देखिएगा, यह जो चेक देगा तो कोई व्यक्ति देगा, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा। यानी एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को यह चेक काट कर देगा कि पैसा आप निकाल लीजिए। और ये बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो यह जो बैंक ड्राफ्ट बैंक अपने शाखा वाले बैंक यानी अपने शाखा बैंक ले देते हैं, अपने शाखा बैंक को देगा। यही अंतर है। देख लीजिए कि चेक जो है कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देगा और बैंक ड्राफ्ट एक बैंक किसी अन्य बैंक को देगा। चलिए उसके बाद देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई कौन कौन सी है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां देखिएगा, तो सबसे पहले जो कठिनाई है यानी अब दीर्घकाली में आ गए, तो सबसे पहली कठिनाई है आवश्यकता का दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता का दोहरे संयोग का अभाव इसमें क्या कहता है कि जब आप वस्तु विनिमय प्रणाली करने जाइएगा तो एक व्यक्ति की आवश्यकता से, यानी कोई ए है और कोई बी है, यानी एक व्यक्ति की आवश्यकता से दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता मेल ना खाए। इसके पास राइस है, इसके पास गेहूं है यानी वीट। अब ये कहेगा राइस ले लो और गेहूं दे दो, लेकिन ये क्या कहेगा कि हम आपका राइस नहीं लेंगे और ना गेहूं देंगे।
इसके बाद जो है इस ए को जाना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पास और यही बात को दोहराना पड़ेगा। राइस ने तो गहूं दे दो, फिर ये कहेगा कि नहीं, फिर डी के पास जाना पड़ेगा और इसी बात को दोहराएगा। तो ये अगर इससे आवश्यकता से मेल खा जा रही है तो ठीक है, विनिमय हो जाएगा। लेकिन ये इतना दूर जो इसको दौड़ना पड़ रहा है तो ये दोहरे संयोग का अभाव है वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई। दूसरा में कठिनाई क्या है, तो सविभाजन का अभाव। सविभाजन का अभाव। अब सविभाजन का अभाव का क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु है तो अगर उसको दो भागों में बांट दें तो वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं और एक कार है, और जब उसमें हिस्सा लगा तो कहेगा क्या कि हम भी इस कार को लेंगे, हम भी इस कार को लेंगे। तो इसका उपाय एक ही है कि उसको काट दो। जब काट देगा तो इस कार की उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। उसी प्रकार आप गाय का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर गाय है तो इस गाय को अगर काट दीजिएगा तो इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो है एक कठिनाई है सविभाजन का अभाव। तीसरा में है मूल्य मापने की अभाव, मूल्य मापने की कठिनाई। मूल्य मापने की कठिनाई यानी आप जो है किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकते। अगर कोई कहेगा कि ये सोना का दाम कितना है तो उस समय में लोग कहेगा कि इतना गेहूं, इशारा से कहेगा इतना गेहूं। अगर कोई कहेगा इस कलम का दाम कितना कितना है तो कहेगा इतना चावल। यानी आप किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं आंक सकते। यानी अब जो है इस समय में आप चावल की यानी 1 केजी चावल के बदले कितना घी दे दें, एक गाय के गाय के बदले में आप कितना बकरिया दे दें, इस समय जो है आप नहीं माप सकते। तो ये एक कठिनाई है। चौथा कठिनाई है आपका कि तीसरा कठिनाई आपका हो जाएगा, आपको जो है अगर एक हो गया आपका आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा में हो गया आपका सविभाजन का अभाव, तीसरा मूल्य मापने की कठिनाई और चौथा में हो गया कि मूल्य हस्तांतरण का अभाव। यानी अगर आपको जो है कहीं पर जाकर कोई वस्तु खरीदना होगा, मूल्यवान वस्तु को, तो जब उस वस्तु को खरीदिएगा तो अधिक बोझ लेकर जाना पड़ेगा। जैसे किसी वस्तु का दाम 10,000 है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अगर उस वस्तु उस समय जो है मुद्रा का विकास नहीं हुआ है, वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही है, तो इस 10,000 वस्तु को 10,000 रुपये वाले वस्तु को खरीदने के लिए जो है अधिक उसको गेहूँ, चावल, मक्का को खरीद लेकर जाना पड़ेगा। उससे जो है वह विनिमय नहीं कर सकता। यही है मूल्य हस्तांतरण, यानी पैसे का आदान प्रदान नहीं कर सकता, यानी वस्तु का आदान प्रदान करने में कठिनाई होगी, दूर ले जाना पड़ेगा। तो एक कठिनाई है। पांचवा में कठिनाई क्या है, तो पांचवा में कठिनाई है मूल्य संचय का अभाव। यानी आप जो है वस्तु विनिमय प्रणाली के समय में अनाज को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। अगर अनाज को इकट्ठा करके रखिएगा तो भविष्य के लिए ये धन इकट्ठा कर रहे हैं तो साल 2 साल के अंतर्गत में वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। जैसे अब चाह रहे हैं कि हम सब्जियां बचा कर रखें भविष्य के लिए, तो वह सब्जियां भी कुछ दिन के बाद सड़ जाएगी, गल जाएगी। अब चाह रहे हैं कि मछलियाँ बचा कर रख दें तो मछलियाँ भी कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाएगी। तो ये आपका एक कठिनाई है। ऐसे एक दो और कठिनाई है, उसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें, यानी मुद्रा का क्या महत्व है। तो मुद्रा का महत्व यानी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुद्रा का महत्व।
यानी इस मुद्रा के विकास से जो है जितना भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयां आ रही थी, जितना भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आ रही थी, इन सभी कठिनाई से पार पा लिए। उसके बाद इससे जो है उपभोक्ताओं को उपभोक्ता तथा उत्पादकता को लिए बहुत लाभ हुआ। इनको खूब लाभ हुआ, उपभोक्ता और उत्पादकता को। उसके बाद क्या हुआ, मुद्रा के विकास से जो है लोग आसानी से जो है कहीं पर और किसी भी समय विनिमय कर सकते थे। यानी ये जो आपका पॉइंट्स बन रहा है, इन सभी पॉइंट्स के अंतर्गत अनेक शब्द को लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मुद्रा का महत्व है। और मुद्रा का एक और महत्व, सबसे अधिक महत्व, यानी एक प्रोफेसर कहते हैं अगर किसी देश से मुद्रा को हटा दिया जाए, तो वह देश विकास नहीं कर सकता, यानी वह देश विकास नहीं कर सकता। और वहीं प्रोफेसर कहते हैं कि जिस तरह यंत्र शास्त्र में चक्र का, विज्ञान में अग्नि का, शरीर में रक्त का काम है, उसी प्रकार हमारे जीवन में मुद्रा का महत्व है, ठीक। ये रहा मुद्रा का महत्व। और सब प्रोफेसर आए, बहुत बात को बोले। ये बात है आपका मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। चलिए, क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन किन बातों को प्रभावित करती है, इसके विषय में चर्चा करें। वही बात जो आपका बताए हैं 2 नंबर लघुत्तरीय में, वही प्रश्न ये भी है। देखिए क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की बचत करने की इच्छा किन किन बातों को प्रभावित करती है, उसी बात को लिख रहे हैं। यानी उसकी आय पर, यानी आपके देखिएगा पेज, ये बताए हैं कि कोई भी व्यक्ति बचत करता है तो 3-4 बातों पर ये प्रभावित करता है। सबसे पहले उसका आय कितना है, उसका व्यय कितना है, उसका लक्ष्य क्या है, और जो है वह व्यय पर नियंत्रण रखा है कि नहीं। तो जो व्यक्ति इन चारों पर नियंत्रण रखेगा उसका बचत अच्छा होगा, और जो व्यक्ति इन चारों पर नियंत्रण नहीं रखेगा उसका बचत अच्छा नहीं होगा। यही आपका प्रश्न था। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा, मुद्रा के कार्य को विस्तार से लिखिए। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला के रूप में बताया गया था आपको क्लास में कि मुद्रा के हैं 4, मुद्रा के क्या प्रकार है, मुद्रा के 4 कार्य है, महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। यानी अब इसमें जो है एक एक पॉइंट बनेगा। यानी मुद्रा माध्यम का कार्य करता है, मुद्रा मापन का कार्य करता है, मुद्रा संचय का काम करता है, मुद्रा भुगतान का काम करता है। यानी मुद्रा से जो है
हम किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, यानी माध्यम बनते हैं एक दूसरे में। हम माप सकते हैं, किसी वस्तु का मूल्य माप सकते हैं। वहीं जब वस्तु विनिमय प्रणाली था तो हम नहीं माप सकते थे। और तीसरा में हम संचय करके रख सकते हैं भविष्य की पीढ़ी के लिए। और भुगतान, यानी हम जो है किसी को उधार दे सकते हैं और भविष्य में जो है उसका जो ब्याज भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपका मुद्रा का कार्य था, ये सभी के विषय में लिख सकते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन जो कराया गया तो ये था पार्ट 3 का। ठीक, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जितना भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी का सॉल्यूशन करा दिया गया है चैप्टर 3 से। अब जो है नेक्स्ट जो अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, और उसमें अपना हम फिर से क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। अब जो है ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है कब से, तो 17 नवंबर से। और आज अधिक दिन नहीं हुए, जो भी व्यक्ति नहीं जुड़े हैं उसको जोड़ लीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये जितना भी क्वेश्चंस आपको सोल्व कराए गए हैं, जो भी दिक्कतें थी उन सभी को सोल्व करा दिया गया। और हमने बताया था कि आपको जो है एक व्यक्ति को कम से कम 10 व्यक्तियों में शेयर करना है। और लग रहा है आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो आप काम कीजिए कि जब हम आपको फ्री में क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराएं पूरे बिहार में। कोई ऐसा संस्था नहीं है जो फ्री में प्रोवाइड कराए, कोई ऐसा संस्था नहीं है। तो आप लोग भी हमारा मनोबल को बढ़ाइए, हमारे टीम के मनोबल को बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जितने भी बिहार के बच्चे हैं जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको जोड़िए और कहिए कि यहीं से पढ़िए, कहीं भी नहीं जाने की जरूरत है, कोई भी क्लासेस खरीदने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार जब संस्था में आप एंट्री ले लिए तो समझिएगा कि 75 दिन के बाद जब आप एग्जाम में जाइएगा तब आपको लगेगा कि हाँ कि पढ़ाई था वहाँ। तो ऐसा आप लोग कीजिए, थोड़ा सा अपने घर पर मेहनत करते रहिए। और मिलेंगे कल के वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।